हाय एवरीवन, आई एम एम्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एम्स नर्सिंग 2025 एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अगर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, उनका आंसर करती हूँ और उनके लिए वीडियो भी लेके आती हूँ। इस वीडियो में मैं उन सभी कमेंट्स के जवाब दूंगी जो ऑलमोस्ट आप सभी फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। कि मुझे कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर 50% सिलेबस हुआ है अभी तक, या फिर जो हमने याद किया है वो सब हम भूल रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि हमारे नीट के मॉक टेस्ट में 450 या फिर 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हमारा एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगी। आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मुझे जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वो कमेंट कीजिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई दूंगी, उनके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 मंथ्स है। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी लगा के जाएंगे उनके। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? आप टारगेट लेके चलिए कि मैं आज से स्टार्ट करूँगी पढ़ाई, तो अभी 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में मैं रिवाइज़ करूँगी, जितने दिन बचेंगे उनमें मैं रिवाइज़ करके जाऊँगी पूरा सिलेबस। और अब से आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स हर दिन पढ़ने हैं। आप ऐसे मत कीजिए कि आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, बार बार नोट्स की हर लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसे आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा। आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, आप ओनली एनसीईआरटी पढ़िए। बायो की, केमिस्ट्री के अंदर आप जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं उनके नोट्स पढ़िए, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उनके फॉर्मूले लगाइए, और उनके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आता है। इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ओनली एनसीईआरटी पढ़िए, रिएजेंट के नेम पढ़िए, नेम रिएक्शन पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप कितने भी नोट्स पढ़ लीजिए, अगर आप जब तक एनसीईआरटी पढ़ के उनका रिवाइज करके नहीं जाएंगे एनसीईआरटी का, चाहे आपको वो चीज़ याद हो रही है नहीं हो रही है, डजंट मैटर, आप उसको रट लीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप उसको बार बार में पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ में भी आने लगेगी, और इससे आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। फिजिक्स में भी आप फॉर्मूले देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। ज़्यादा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उनको मत लगाइए, जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ मत जाइए। मेरी बात मानिए तो आप जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। हाँ, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक मॉडरेट कैटेगरी में ही आते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आप ऐसे मत सोचिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। क्या पता इस बार एग्ज़ाम में ये हुआ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए। आप मेरे पे यकीन कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडरेट क्वेश्चन देगा जो फॉर्मूला बेस या कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 आवर्स का ही टाइम रहता है आपके पास एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें आपको 30 बायो के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के करने होते हैं, और जीके के क्वेश्चन करने होते हैं जो सीबीटी मोड में रहता है एग्जाम। यकीन कीजिए, अगर आप ओनली कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वगैरह देख के जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं इजीली। वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है एग्जाम के अंदर। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी बिल्कुल स्किप मत करके जाना। अब उनकी बात करते हैं जो ये बोल रहे हैं कि क्या नीट में मॉक टेस्ट में 400 या 450 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। आप ये लिख लीजिए एक पेज पे कि मैं ही आपको बोल रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। बशर्ते आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसे नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने बोल दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि हो जाएगा। ऐसे नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बना के रखनी ही होगी। ये बात आपको इजी लगती है, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे, जब एग्ज़ाम में 10 दिन बचते हैं या फिर 20 दिन बचते हैं, उस टाइम पे अपन को लगता है कि काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेती। ये बात अपन को इजी लगती है सुनने में। कंसिस्टेंसी बना के रखना, कल से बना के रखूँगी, परसों से बना के रखूँगी। इनके 450 या फिर 400 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो अभी पढ़ाई तो कर रहे हैं, ये तो श्योर है कि वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका या तो कॉन्सेप्ट वीक है, या फिर उनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं इस टाइम पे, तो वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगाएंगे, आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ होगा उसके अंदर। तो प्लीज़ आप इतने हार्ड क्वेश्चन मत लगाइए। एग्ज़ाम में उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे मैंने बताया आप वैसे क्वेश्चन लगाइए। मैंने वीडियो भी डाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में क्या पढ़े, मैंने मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की, आप वो वीडियो देखिए।
अपना एक टाइम टेबल बनाइए पढ़ाई का। मैंने मेरा टाइम टेबल भी आपको शेयर किया है कि आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, बट सबका पढ़ने का टाइमिंग अलग अलग होता है। अगर आपको मेरा टाइम टेबल अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपना टारगेट रखें कि आपको एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और मिनिमम 50 क्वेश्चन मेरे को इस चैप्टर के लगा के जाने हैं। जब आप दोबारा पढ़े तो उन्हीं 50 क्वेश्चन को आपको बार बार में लगाना है। आप सुन लेते हैं बट इनको फॉलो नहीं करते हैं। हम इन चीज़ों को बस सुनते हैं, फॉलो नहीं करते। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कितने सीरियस हैं, क्या आप एक्चुअली में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नहीं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या नहीं। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप कौन कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नर्सिंग टू नॉट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जो अच्छी है। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना कि आपके इतने ही नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं 100 में से 30 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, तो 100% मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं इस बार। इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। मैं कहती हूँ कि अभी आपके पास में 2 मंथ बच रहे हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसको क्या कीजिए, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं मॉक टेस्ट में, कि आप अपनी गलतियों को एक पेज पे लिखिए कि हाँ ये पीरियोडिक टेबल है, जैसे इसके अंदर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, तो आप सोचने लग गए कि मेरे को तो इस चैप्टर में कुछ आता नहीं है, मैं एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकती। लेकिन अब दूसरी बार उसी चैप्टर को आप पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और वापस ढंग से पढ़ो। ऐसे नहीं है कि वो मटेरियल ख़राब है जहाँ से आपने पढ़ा है वो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको वहाँ से पढ़ो, वापस पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ उसके। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं लगाने। ऐसे नहीं है कि मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं लगाए तो शायद मेरे अच्छे नंबर नहीं आए होंगे इस चैप्टर के टेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। देखना, आप अगर उसको दूसरी बार पढ़ के उसका टेस्ट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, बात ही भाई कॉन्फिडेंस की है। अगर आप उसको दूसरी बार पढ़ के दोगे पेपर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके क्वेश्चन भी गलत होंगे, पहली बार 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, इस बार देखना 3 या फिर 2 क्वेश्चन ही गलत होंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे आपने सिली मिस्टेक की हो या कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपसे सही अप्लाई नहीं हुआ हो, लेकिन उस टाइम पे देखना आप डिमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि 5 में से पहले 5 गलत हुए थे, अब 3 ही गलत हुए हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और ऐसे एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मेरे को वापस पढ़ना है ये चैप्टर। ऐसे कैसे गलत हो सकता है, ये जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनको भी मैं सही करके रहूँगी। अपने आप ही पढ़ने की क्यूरियोसिटी आएगी। सो एस्पिरेंट्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मैं एग्ज़ाम देने गई उस टाइम पे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा इसलिए लास्ट तक आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एंड हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।